जब हम फैक्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीनें, प्रोडक्शन, धुआं, ये सब है ना। पर इन सब के बीच एक कानून है जो इंसानों की हिफाजत करता है, और वो है फैक्ट्री अधिनियम। तो चलिए आज इसी कानून के उन जरूरी नियमों को समझते हैं जो काम करने वालों के हक की बुनियाद हैं। बिल्कुल, फैक्ट्रियां देश की तरक्की के लिए जरूरी हैं, पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरक्की की कीमत वो लोग चुकाते हैं जो इन फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहाते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें फैक्ट्री अधिनियम में मिलता है। सोचिए, ये कानून एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जो प्रोडक्शन की जरूरत और इंसानी हकूक के बीच खींची गई है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी युवा कामगारों की, उनके लिए क्या नियम है। फिर समझेंगे कि पेड लीव यानी वो छुट्टियां जिनके पैसे नहीं कटते, वो मिलती कैसे हैं, और अगर मिल गईं तो उन्हें इस्तेमाल करने के क्या कायदे हैं। इसके बाद देखेंगे कि अगर कोई नियमों को नहीं मानता तो क्या होता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल कि जिम्मेदारी किसकी है, क्या सिर्फ मैनेजर की या किसी और की भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक से, और वो है युवा कामगार। देखिए, एक जमाना था जब फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाना बहुत आम बात मानी जाती थी, लेकिन ये कानून ये उस शोषण के खिलाफ खड़ी एक मजबूत दीवार की तरह है। तो कानून ने वो लकीर कहाँ खींची है? वो कौन सी उम्र है जिसके नीचे किसी को भी फैक्ट्री में काम पर रखना पूरी तरह गैरकानूनी है? इस मामले में कानून एकदम क्लियर है। वो उम्र है 14 साल। जी हां, 14 साल। और इसमें कोई अगर-मगल नहीं है, कोई छूट नहीं है। 14 साल से एक दिन भी कम उम्र का कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, पीरियड। लेकिन क्या सिर्फ 14 साल का हो जाना ही काफी है? नहीं। कानून सिर्फ उम्र देखकर नहीं रुकता, वो इससे एक कदम आगे जाता है। वो ये पक्का करता है कि काम करने वाला नौजवान सिर्फ उम्र से ही नहीं, बल्कि सेहत से भी काम के लिए पूरी तरह फिट हो, और इसीलिए आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है। इस बात की गारंटी कि काम की वजह से किसी का बचपन या उसकी सेहत दांव पर नहीं लगेगी। और काम के घंटों में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां एक एडल्ट वर्कर पूरी शिफ्ट काम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक युवा कामगार के लिए लिमिट तय कर दी गई है, और वो है सिर्फ 4.5 घंटे। जी, सिर्फ 4.5 घंटे। और रात की शिफ्ट सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल मना है। और इसके पीछे की सोच बहुत साफ है कि काम किसी भी बच्चे की पढ़ाई या उसके विकास के रास्ते में ना आए। ठीक है, तो हमने युवा कामगारों की सुरक्षा की बात की। अब आते हैं एक ऐसे हक पर जो हर वर्कर के लिए है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, और वो है आराम का हक, यानी पेड लीव। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई एहसान नहीं है, ये मेहनत से कमाया हुआ हक है। तो सवाल ये है कि ये हक मिलता कब है, कितने दिन काम करने के बाद कोई पेड लीव का हकदार बनता है। इसके लिए कानून ने एक नंबर तय किया है, 240 दिन। अगर किसी वर्कर ने एक कैलेंडर साल में कम से कम 240 दिन काम किया है तो वो पेड लीव का हकदार बन जाता है। समझिए कि ये 240 दिन आराम के अधिकार का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन क्या सबके लिए छुट्टियां जमा होने की रफ्तार एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। यहां भी कानून फर्क करता है। एक अडल्ट वर्कर को हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन एक युवा कामगार को सिर्फ 15 दिन काम करने पर ही 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि कानून का झुकाव युवाओं को ज्यादा राहत देने की तरफ है। तो छुट्टियां तो कमा लीं, लेकिन अगर कोई उन्हें इस्तेमाल ना कर पाए तो क्या वो लैप्स हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कानून में नियम है। चलिए जानते हैं। देखिए, अगर कोई एडल्ट वर्कर अपनी छुट्टियां इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मतलब वो छुट्टियां बेकार नहीं जाती। पर हाँ, इसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट है 30 दिन की। लेकिन क्या ये लिमिट सबके लिए सेम है? इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, कानून युवा कामगारों को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तो उनके लिए लिमिट 30 दिन नहीं बल्कि 40 दिन है। यानी उन्हें अपनी बची हुई छुट्टियों को आगे ले जाने के लिए ज्यादा गुंजाइश मिलती है। ये सारे नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर कोई इन्हें माने ही ना तो? आखिर किसी भी कानून को मजबूत बनाती है उसके उल्लंघन पर होने वाली सजा। बिना सजा के तो नियम सिर्फ कागज पर रह जाते हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि फैक्ट्री अधिनियम में नियम तोड़ने वालों के लिए क्या इंतजाम है। तो अगर कोई फैक्ट्री मालिक या मैनेजर सामान्य नियमों को नजरअंदाज करता है तो पहली बार में उस पर जुर्माना लग सकता है,
और ये जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये एक सीधा सा मैसेज है कि लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। पर अगर कोई ये सोचे कि चलो एक बार फाइन भर दिया अब क्या, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि अगर वही गलती दोबारा की गई तो जुर्माना सीधा डबल हो जाता है, यानी 2 लाख रुपए तक। कानून का संदेश साफ है, अपनी गलतियों से सीखो वरना जेब और ढीली होगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां बात सिर्फ पैसों की नहीं होती। जब मामला खतरनाक मशीनों या प्रोसेस से जुड़ा हो, जहां किसी वर्कर की जान का सवाल हो, तब सजा सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहती, तब बात जेल तक पहुंचती है। और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, 7 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन क्या कानून हर किसी पर एक ही तरह से लागू होता है? अब ये जो कोर्ट केस है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने लाता है। देखिए, सजा के प्रावधान तो हैं, लेकिन अगर नियम तोड़ने का आरोप किसी सरकारी अधिकारी पर है, एक पब्लिक सर्वेंट पर, तो उस पर केस चलाने से पहले सरकार की इजाजत लेना यानी सैंक्शन लेना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कानून सजा देने के साथ साथ सही प्रोसीजर फॉलो करने पर भी उतना ही जोर देता है। अक्सर जब फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ होती है तो सबकी उंगलियां मैनेजर या मालिक की तरफ उठती हैं, और काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है? फैक्ट्री अधिनियम कहता है नहीं, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस दायरे में और कौन कौन आता है। ये जिम्मेदारी कई लेवल्स पर है। जैसे अगर कोई वर्कर खुद ही किसी नियम को तोड़ता है तो उस पर भी जुर्माना लग सकता है, या फिर अगर कोई नकली फिटनेस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, अगर किसी बच्चे के माता पिता उसे एक ही समय पर 2 अलग-अलग फैक्ट्रियों में काम करने की इजाजत देते हैं, जिसे डबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो उन पर भी जुर्माना लग सकता है। तो ये थी फैक्ट्री अधिनियम की कुछ अहम बातें जो काम